नमस्कार दोस्तों, हम इस छोटी सी वीडियो में भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, ये जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय में क्या है? परिचय में है सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। प्रस्तावना को सबसे पहले किस देश के संविधान में सम्मिलित किया गया? वो है अमेरिका के संविधान में सम्मिलित किया गया। इसके बाद इस प्रस्तावना को कई देशों ने भी अपनाया, जिसमें अपना भारत भी शामिल है। ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका कहते हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। क्या होता है? इसमें संविधान का पूरा सार होता है। तो प्रस्तावना किसे कहते हैं? संविधान के परिचय अथवा भूमिका को, और इसमें संविधान का पूरा सार होता है। एक न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है N.A. पालिकीवाला। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसमें एक सवाल बन सकता है कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो N.A. पालिकीवाला ने कहा है। फिर एक प्रस्ताव था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने पेश किया था। ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या आधारित है? अपना भारत के संविधान की प्रस्तावना। सवाल ये बन सकता है कि अपने जो भारत देश की प्रस्तावना है वो किस प्रस्ताव पर आधारित है? तो वो है पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसके बाद प्रस्तावना को हम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया था इसको, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया था। और ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इनके अलग अलग अर्थ हैं, मीनिंग्स हैं। तो इनको भी बाद में जानेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे। हमारे संविधान का दार्शनिक आधार पंडित नेहरू का हुआ उद्देश्य प्रस्ताव है। जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे वह उसका दार्शनिक आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। तथा जिसे 15 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, 15 दिसंबर 1946 को इसे स्वीकार कर लिया गया। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। इसके बाद प्रस्तावना हमारा क्या है वो देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, फिर से पढ़ रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार से हमारा संविधान कब हुआ, कब इसको स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान में अंगीकृत किया गया। इसमें से प्रस्तावना के तत्व हैं, कुछ मुख्य तत्व हैं, जिनमें से 4 मूल तत्व हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। संविधान के पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। ये संविधान का अधिकार का जो स्रोत है, ये क्या कहता है? प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। क्या करता है? भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। कौन? संविधान के अधिकार का स्रोत क्या करता है? संविधान
भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। फिर भारत की प्रकृति कैसी है, यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। भारत कैसा देश है? एक संप्रभु देश है, समाजवादी देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है व गणतांत्रिक देश है, राज्य व्यवस्था वाला देश है। गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा, संविधान के उद्देश्य। इसका जो उद्देश्य है, इस संविधान का जो उद्देश्य है मेन, वो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये संविधान के मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है। इसके बाद संविधान लागू होने की तिथि कब है? संविधान लागू होने की तिथि है 26 नवंबर 1949 को। ये तिथि क्या करती है, उल्लेख करती है। ठीक है। तो संविधान लागू होने की तिथि है 26 नवंबर 1949 की तिथि। ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना का अर्थ क्या है, ये देख लेते हैं। इसमें है पहला, उच्चतम न्यायालय ने माना है, दो चीज़ माना है। प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के मन को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना क्या है? संविधान के निर्माताओं के मन को जानने की कुंजी है। ठीक है, ये उच्च न्यायालय ने माना है। फिर दूसरा है, यह भी भारत के लोगों के आदर्शों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। क्या है प्रस्तावना? क्या है? यह भारत के लोगों के आदर्शों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। दूसरा है इसमें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना समूचे संविधान की आत्मा है। क्या है? समूचे संविधान की आत्मा है, शाश्वत और अपरिवर्तनीय भी है। इसमें संवैधानिक जीवन के वैविध्य का भी उल्लेख मिलता है और भविष्य का भी। ठीक है। इस प्रकार से भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में इसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। क्या ये प्रस्तावना? अब भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, जो कि अमेरिका की प्रस्तावना पर आधारित है। अपना जो प्रस्तावना का है, अमेरिका देश के प्रस्तावना पर आधारित है। बेरुवारी मामले में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है। ठीक है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का अंग नहीं माना है। तो भारतीय संविधान की कुंजी कहाँ कहा गया है? बेरुवारी मामले में प्रस्तावना क्या कहा है? भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है। लेकिन इस शब्द भारतीय संविधान की कुंजी शब्द को सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान का अंग नहीं माना। फिर केशवानंद भारती 1973 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को क्या संविधान का अंग बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को क्या बताया? संविधान का अंग बताया। किस मामले में? केशवानंद भारती 1973 मामले में। फिर अभी तक जो है प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, वो भी कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए, जिसमें से 3 मुख्य शब्द जोड़े गए थे, जिनमें से हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। इन तीनों शब्दों का महत्व अलग है, तो ये हैं महत्वपूर्ण तत्व। ठीक है। प्रस्तावना में मुख्य शब्द जो हैं उसमें हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता व समता व बंधुत्व। इस प्रकार से इनका अलग अलग महत्व है। संप्रभुता का मतलब क्या है? संप्रभु का आशय ये है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही अन्य देश का ये डोमिनियन है, ना ही अन्य देश का एक डोमिनियन है। ठीक है। समाजवादी क्या? ये वर्ष 1976 की 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। ठीक है। जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। और जो समाजवादी शब्द है इसे 22वें संविधान संशोधन 1976 में अपनाया गया, मतलब प्रस्तावना में जोड़ा गया। फिर धर्मनिरपेक्ष भी है संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया। उच्चतम न्यायालय में 1974 में कहा था
कि धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। कहाँ से कहाँ तक? संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द जो है राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। इसमें यह है संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। ये लोकतांत्रिक जो शब्द है किसके सिद्धांत पर आधारित है? संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति यानी जनता के हाथ में हो। लोकतांत्रिक मतलब सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में हो? जनता के हाथ में हो। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, जिसमें से आप एक प्रत्यक्ष पढ़ेंगे और दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपने शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, अपने शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, वो भी प्रत्यक्ष रूप से, जैसे स्विट्जरलैंड में होता है प्रत्यक्ष और लोकतंत्र। फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 और औजार इनके नाम हैं, जैसे परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना तथा जनमत संग्रह। देख लेते हैं क्या बोला मैं? परिप्रेक्षा। परिप्रेक्षा पहला, ये क्या है? ये लोकतंत्र के 4 प्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं ये। और दूसरा इसमें है पहल। ठीक है। तीसरा है प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना। क्या है? प्रत्यावर्तन, या इंग्लिश में इसे क्या बोल सकते हैं? रिकॉल। फिर चौथा है इसमें जनमत संग्रह। इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? प्लेबिसाइट। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो क्या है? परिप्रेक्षा। 4 प्रकार से है, परिप्रेक्षा, पहल और रिकॉल, या फिर प्रत्याशी को वापस बुलाना, और फिर चौथा है इसी में जनमत संग्रह। ठीक है। तो मुख्य शब्द जो है कौन कौन से हैं? संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। मैं इस लोकतांत्रिक को पुनः बता दे रहा। लोकतांत्रिक जो है इसका ये जो है संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, और ये सर्वोच्च शक्ति कहाँ होता है? जनता के हाथ में होता है। इसमें सर्वोच्च शक्ति कहाँ होता है? जनता के हाथ में होता है। तो थोड़ा अच्छे से बता दे रहा। इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रकार का। और दूसरा क्या होता है इसी में? अप्रत्यक्ष। ठीक है। दूसरा क्या होता है? अप्रत्यक्ष। और ये प्रत्यक्ष है, ये भी प्रत्यक्ष के भी मुख्य 4 औजार हैं। कौन कौन से मुख्य 4 औजार हैं? पहला है प्रतिप्रेक्षा। क्या है? प्रतिप्रेक्षा। और दूसरा है पहल। दूसरा क्या है? पहल। फिर तीसरा क्या है? प्रत्यावर्तन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिकॉल। मतलब प्रत्याशी को वापस बुलाना। फिर इसका चौथा है, यहीं पे लिख देता हूँ, आ नहीं रहा, जनमत संग्रह। क्या है? जनमत
संग्रह, मेरा राइटिंग खराब है इसमें, जनमत संग्रह। तो आवाज़ से समझ जाइएगा क्या बोल रहा, जनमत संग्रह। ठीक है, इस प्रकार से लोकतंत्र के 4 औजार हैं मुख्य, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। इसके बाद दूसरी जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें क्या होता है, इस लोकतांत्रिक में जब एक प्रत्यक्ष था, एक क्या था, अप्रत्यक्ष था। तो प्रत्यक्ष तो बताया, लेकिन अप्रत्यक्ष जो था, इसमें अप्रत्यक्ष में ऐसा होता है कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। लोगों द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को हम क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोला जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र कितने प्रकार का, यह कितने प्रकार का होता है, एक संसदीय होता है और राष्ट्रपति के अधीन होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन होता है। तो इस लोकतांत्रिक कितने प्रकार के, प्रत्यक्षीय और अप्रत्यक्षीय। प्रत्यक्ष में आपने ये समझा कि प्रत्यक्ष में किसके द्वारा, लोगों में जो है अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जहाँ की स्विट्जरलैंड में चलता है, अपने भारत में नहीं है। और इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्य 4 औजार हैं, जिसमें परिप्रेक्ष्य, ठीक है, पहल, फिर प्रत्यावर्तन, या इसी को फिर प्रत्याशी को वापस बुलाना, मतलब इंग्लिश में रिकॉल कह सकते हैं। फिर चौथा है जनमत संग्रह, और दूसरा है इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये होता है, लोगों द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोला जाता है। किसको, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोला जाता है। यह कितने प्रकार से, यह 2 प्रकार से होता है, एक संसदीय और राष्ट्रपति। तो संसदीय और राष्ट्रपति के ये अधीन होता है। ठीक है, इसके बाद है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है, गणराज्य जो है हमारे राष्ट्र का प्रमुख क्या है, वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित हुआ है। ठीक है, होगा क्या होगा, ये जनता द्वारा, हमारे राष्ट्र का प्रमुख वंशागत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होगा। किसके द्वारा, जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। गणराज्य का मतलब यह है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान प्रबुद्ध हुआ तो भारत विभक्त गणराज्य घोषित हुआ। पूर्ण रूप से गणराज्य भारत कब घोषित हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान प्रबुद्ध हुआ था, तो उस दिन से यह विधिवत रूप से गणराज्य, विधिवत रूप से हुआ है। ठीक है, विधिवत रूप से गणराज्य घोषित हुआ है। इसके बाद है न्याय। अब न्याय का मतलब क्या है, यहाँ पे न्याय है, प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूप में शामिल हैं। पहला है सामाजिक, बता दे रहा, न्याय कितने रूप में शामिल है, 3। पहला है सामाजिक, सामाजिक हो गया। दूसरा है आर्थिक, मेरे आवाज़ से समझ जाइएगा, राइटिंग सही नहीं है इसमें। और तीसरा है राजनीतिक। तो इस प्रकार से न्याय है। इनकी सुरक्षा जो है मौलिक अधिकार व नीति निदेशक सिद्धांतों के विभिन्न सिद्धांतों के जरिए है। ठीक है, फिर इसमें अगला है स्वतंत्रता। कैसे स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना, ऐसी स्वतंत्रता। प्रस्तावना पर हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इसके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। तो किस प्रकार का हमें स्वतंत्रता मिली है, अब व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है इसके लिए। ठीक है ना, ये तो रही आपके, ये जो आर्टिकल है भारत के संविधान के कौन कौन से आर्टिकल से आपके इस स्वतंत्रता की बात कही गई है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से, कहाँ से स्वतंत्रता की बात कहाँ से कहाँ तक की गई है, आर्टिकल 19 से
22 एवं 25 से 28 में धार्मिक की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता, ये 25 से 28 कहाँ की है? इसमें धार्मिक स्वतंत्रता। और इसमें क्या है? इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। किस भाग में? संविधान के भाग 3 में 19 से 22 और 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है। इसके बाद समता व बंधुता। तो इस समता और बंधुता का मतलब क्या है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। समता का मतलब क्या है? तो समता का मतलब है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार या विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को, बिना किसी भेदभाव को, क्या समता, ठीक है, बिना किसी भेदभाव को हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने को उपबंध। तो समता का मतलब क्या हुआ? ये समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध है। ठीक है। ये जो समता है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं। इस समता के 3 आयाम शामिल हैं। पहला क्या है? आयाम, समता के 3 आयाम हैं। पहला क्या है? पहला है नागरिक, फिर दूसरा क्या है? दूसरा है राजनीतिक, फिर तीसरा है इसमें आर्थिक। तो समता के कितने आयाम हुए? 3 आयाम हुए। वो कौन कौन से हैं? नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है। इस प्रकार से समता के 3 आयाम हुए। और मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान जो है नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। पहला है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता ये कहाँ किया गया है बात इसकी? आर्टिकल 14 पे बात किया गया है। किसकी? विधि के समक्ष समता। फिर दूसरा इसी में है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध। ये किस आर्टिकल पे बात किया गया है? 15 पे। आर्टिकल 50 पे बात किया गया है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध। ठीक है। इस प्रकार से फिर 16वें आर्टिकल में बात की है। 16वें आर्टिकल पे ये है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है। फिर 17वें आर्टिकल पे बात किया गया है अस्पृश्यता का अंत। किसका? अस्पृश्यता का अंत। 17वें आर्टिकल पे बात किया गया है अस्पृश्यता का अंत। फिर 18वें आर्टिकल पे बात किया ये गया है कि उपाधियों का अंत। किसका? उपाधियों का अंत। 18वें आर्टिकल पे उपाधियों का अंत की बात किया गया है। इस प्रकार से है तो और बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन शॉर्ट में बता रहा मैं। अब देख लेते हैं बंधुता। इसमें बंधुत्व जो शब्द जुड़ा है, बंधुत्व का अर्थ ये होता है, इस बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। किसकी भावना? भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना। आवाज़ से समझ जाइएगा, शब्दों में देखिएगा, मेरे इस राइटिंग को मत देखिएगा। बस अब बंधुत्व की अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना। ये क्या है? इसमें संविधान एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य किसमें दिया है? मौलिक कर्तव्य जो दिया है, मौलिक कर्तव्य किसमें दिया है? मौलिक कर्तव्य आर्टिकल किसमें दिया है? आर्टिकल 51 का में दिया है। 51 का में दिया है। 51 का में दिया है क्या? मौलिक कर्तव्य। ठीक है। इस प्रकार से मुख्य शब्द रहे किसके? प्रस्तावना के।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रस्तावना के गुण। प्रस्तावना के गुण है, यह संविधान की प्रेरणा और प्राण है। क्या है? ये संविधान की प्रेरणा और प्राण है। कानून की दृष्टि से यह संविधान का अंग नहीं है। किसका संविधान नहीं है? किसका अंग नहीं है? कानून की दृष्टि से यह संविधान का अंग नहीं है। किसका? संविधान का अंग नहीं है। ठीक है। फिर भी इसकी प्रेरणा का यह है, क्या है? यह प्रेरणा का स्रोत है। संविधान के सारे उपबंध प्रस्तावना से स्फूर्ति ग्रहण करते हैं। ठीक है। इसके बाद नूतन भावनाओं और संकल्प क्या कराता है? ये बोध कराता है। नूतन भावनाओं एवं संकल्प का बोध है। इसमें स्वाधीनता संघर्ष की कल्पना का क्या है? ये भारत चित्रित है। कल्पना का क्या है? भारत चित्रित है। और प्रस्तावना पर किसी बात या विचारधारा का क्या है? प्रभाव नहीं है। फिर प्रस्तावना भारतीय क्रांति का क्या है? सूत्रधार है। प्रस्तावना में भावी भारत का क्या है? स्वरूप है। तो प्रस्तावना का गुण क्या क्या है? यह संविधान की प्रेरणा और प्राण है। कानून की दृष्टि से यह संविधान का अंग नहीं है। फिर यही इसकी प्रेरणा क्या है? स्रोत है। संविधान के सारे उपबंध प्रस्तावना से स्फूर्ति ग्रहण करते हैं। नूतन भावना एवं संकल्प क्या होता है? बोध है। स्वाधीनता संघर्ष की कल्पना का भारत का है चित्रित है। प्रस्तावना पर किसी बात या विचारधारा का प्रभाव नहीं है। भारतीय क्रांति की क्या है? इसमें सूत्रधार है ये। और भावी भारत का क्या है? स्वरूप चित्रित है। किसमें? प्रस्तावना में। ठीक है। इसके बाद है प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का महत्व है, प्रस्तावना शासन प्रणाली को स्पष्ट करती है। प्रस्तावना क्या करती है? शासन प्रणाली को स्पष्ट करती है। फिर शासन के सिद्धांतों को प्रकट करती है। राजनीतिक व नैतिक दृष्टि से शासनकर्ताओं के दायित्व का बोध कराती है। फिर जटिल परिस्थितियों में संविधान के ध्येयों को इंगित करती है। संविधान के संचालन में प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है। संविधान की प्रेरक शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण लेख हैं। तो प्रस्तावना का